For select your own language subtitle, please follow the step. दोस्तों, हमारी मेन हार्ड डिस्क खराब हो गई थी, जिसको रिकवर नहीं किया जा सका। यही कारण है कि हम वीडियो नंबर 65 अपलोड नहीं कर पाए। लेकिन आने वाले कुछ चैप्टर में उन सभी टूल और उन सभी टिप्स को कवर कर लिया जाएगा जो वीडियो नंबर 65 में बताए गए थे। अब तक हम 3D में से इंटरफेस, सीन लेआउट, स्प्लाइन मॉडलिंग और एडिट पॉली मॉडलिंग सीख चुके हैं। अब हम वीरे कैमरा, वीरे मटेरियल और वीरे रेंडरिंग के बारे में सीखेंगे। ये हमारा क्रिएट पैनल है, ये क्रिएट बटन है, इसके अंदर कैमरा दिया हुआ है। आप कैमरे पे क्लिक कीजिए, स्टैंडर्ड के आगे जो एरो है आप इस पे क्लिक कीजिए, यहाँ से वीरे को सिलेक्ट कीजिए और ये हमारा वीरे फिजिकल कैमरा है। आप इस पे क्लिक करके इसको एक्टिव कीजिए। टॉप व्यू में जाइए। एक बात का आप ध्यान रखिए, जहां पर आप क्लिक करेंगे वो हमारे कैमरे की पोजीशन होगी, और जहां पर हम अपना माउस रिलीज करेंगे वो कैमरे के टारगेट की पोजीशन होगी। फ्रंट व्यू में हम देख पा रहे हैं कि हमारा कैमरा जो है हॉरिजॉन्टल लाइन पे बना हुआ है, या फ्लोर हाइट भी कह सकते हैं, क्योंकि हमारा कैमरा यहाँ पर इस समय हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, तो इसको हम थोड़ा सा 1.5 मीटर ऊपर की ओर उठा लेते हैं। सबसे पहले तो व्यू पोर्ट में राइट क्लिक करके वीरे फिजिकल कैमरे के बटन को डीएक्टिवेट कर देते हैं। अभी हम यहाँ पे देख पा रहे हैं हमारा कैमरा सिलेक्ट है। यदि हम कैमरे को ऊपर की ओर उठाते हैं तो हमारा केवल कैमरा ही मूव करेगा, टारगेट नहीं। यदि कैमरा और टारगेट दोनों को एक साथ सेलेक्ट करना हो तो जो ये बीच वाली लाइन पर है आप इस पर आके क्लिक कर दीजिए। सबसे पहले तो मैं इस फ्लोर को फ्रीज कर देता हूँ, क्योंकि सिलेक्शन के दौरान हमें परेशानी हो सकती है। अभी जो कैमरा और टारगेट के बीच वाली लाइन है, जैसे ही मैं इसके ऊपर माउस लाया हूं तो ये येलो हो गया। इसका मतलब ये है कि अगर मैं अब इस पर क्लिक कर देता हूँ ये सिलेक्ट हो जाएगा। अब हमारा टारगेट और कैमरा दोनों एक साथ सेलेक्ट हो गए। फ्रंट व्यू में आते हैं। अब इसे लगभग 1.5 मीटर की हाइट पर ले जाते हैं। सबसे पहले हम इस पर्सपेक्टिव व्यू पर क्लिक करके इसे एक्टिव कर लेते हैं। हम जानते हैं अभी हमारा कैमरा सिलेक्ट है। यदि मैं अपने कीबोर्ड का सी बटन दबाऊं तो ये पर्सपेक्टिव व्यू कैमरा व्यू में बदल जाएगा। मैं अपने कीबोर्ड का सी बटन दबाने जा रहा हूँ। अभी हमें यहाँ पे कुछ नजर नहीं आ रहा है। इसका अर्थ यह है कि सामने कोई दीवार है। ठीक है, कैमरे को मूव करके देखते हैं पहले तो। ध्यान इस पर्सपेक्टिव व्यू में ही रखिएगा आप अपना। ठीक है, जैसे ही हम दीवार से बाहर आए तो हमारा व्यू हमारे सामने आ गया है। अगर हम कैमरे को मूव करते हैं तो पर्सपेक्टिव व्यू आप व्यू पोर्ट में चेंज होते हुए देख सकते हैं। इसी प्रकार से आप कैमरे के टारगेट को सिलेक्ट कीजिए और टारगेट को मूव कीजिए, तो आपको पर्सपेक्टिव व्यू में मूवमेंट आपको क्लियर नजर आएगी। मान लीजिए आप सिंगल विंडो में काम कर रहे हैं, उसके लिए जरा पर्सपेक्टिव व्यू को मैक्सिमाइज कर लेते हैं। ये हमारा बेसिकली कैमरा व्यू है। मैं थोड़ा कैमरे की पोजीशन को थोड़ा एडजस्ट कर लूं ताकि व्यू हमारा ठीक से बन जाए। हम जानते हैं कि अभी हमारा कैमरा सिलेक्ट है। यदि आपको कैमरे का टारगेट सेलेक्ट करना है तो व्यू पोर्ट में राइट क्लिक कीजिए, क्वाड मेन्यू खुल जाएगा। जो कैमरा हमारा सिलेक्ट होता है उस कैमरे के टारगेट को सिलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। आप इस पे क्लिक कीजिए, आप कैमरे का टारगेट सिलेक्ट हो गया है। आप इसको मूव करके देख सकते हैं। यदि कैमरे का टारगेट सिलेक्ट है और आप क्लिक करके क्वाड मेनू खोलेंगे, उस टारगेट के कैमरे को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इस व्यू पोर्ट को वापस मिनिमाइज कर लेते हैं। टॉप व्यू में जाते हैं। एक बार फिर हम फिजिकल कैमरे को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे मल्टीपल कैमरा बना देते हैं। जब हमारे सीन पे मल्टीपल कैमरा हो, क्योंकि हम जानते हैं सभी कैमरे भी हॉरिजॉन्टल लाइन पर ही हैं, इनको हमें थोड़ा सा ऊपर की ओर उठाना पड़ेगा। राइट क्लिक करके कैमरा मोड से बाहर आ जाते हैं। हमने जितने भी कैमरे को क्रिएट किया था उनको थोड़ा सा ऊपर की ओर उठा देते हैं। खाली जगह पे क्लिक करके इन सभी कैमरे के सिलेक्शन को कैंसिल कर देते हैं। अब पर्सपेक्टिव व्यू को मैक्सिमाइज कर लेते हैं।
अब हम जानते हैं इस सीन में हमारे कई कैमरा हैं। जब हम सिंगल विंडो पे काम कर रहे हो और हमें कैमरे को सिलेक्ट करना हो, यदि कोई कैमरा सेलेक्ट है और हम कीबोर्ड का सी बटन दबाते हैं तो उसी का व्यू दिखाएगा। यदि कोई भी कैमरा सेलेक्ट नहीं है और हम कीबोर्ड का सी बटन दबाते हैं तो ये वाली विंडो खुल जाएगी। इसमें सभी कैमरे दिए गए हैं। आप उसमें से कैमरे को सिलेक्ट कीजिए और ओके कर दीजिए, तो हमारा व्यू उसी कैमरे में कन्वर्ट हो जाएगा। सामने दीवार होने के कारण हमें कुछ नजर नहीं आ रहा है, इसलिए हम वाई फ्रेम मोड में जाकर देख लेते हैं। कैमरा हमारा थोड़ा बाहर की तरफ है। एक बार फिर सी बटन दबाते हैं, किसी दूसरे कैमरे को सिलेक्ट करते हैं, ओके का बटन दबा देते हैं। तो इस प्रकार से हम अलग अलग कैमरों को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सबसे शॉर्ट तरीका है कैमरों को सिलेक्ट करने का। डॉली मूवमेंट के लिए मैं कैमरे को टारगेट की तरफ मूव करूंगा। इसके लिए मैं टॉप व्यू में जाके कैमरे को सिलेक्ट करता हूँ। आप पर्सपेक्टिव व्यू में देखिएगा हमारे कैमरे की मूवमेंट कैसी है। अब मैं कैमरे को टारगेट की तरफ मूव कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं हमारी मूवमेंट कोई स्मूथ नहीं है। स्मूथ मूवमेंट के लिए हम इसके अंदर जो कोऑर्डिनेट्स दिए हैं हमें, व्यू की जगह हम इसमें से लोकल को सिलेक्ट करेंगे। अब कैमरे को मूवमेंट करेंगे। आप जरा पर्सपेक्टिव व्यू में देखिएगा कि कैमरे की मूवमेंट अब कैसी है। एकदम परफेक्ट। इस वीडियो में वीरे फिजिकल कैमरा के बेसिक कंट्रोल को देखेंगे। उसके लिए सबसे पहले कैमरे को सिलेक्ट करते हैं, मॉडिफायर बटन को एक्टिव करते हैं। इसके अंदर यहाँ पर ये जो एरो है आप इस पर क्लिक कीजिए। इसके अंदर आपको तीन कैमरे मिलेंगे, स्टिल कैमरा, मूवी कैमरा और वीडियो कैमरा। अभी से हम स्टिल कैमरे पे ही रहने देते हैं। इसके नीचे एक ऑप्शन है सेंसर और लेंस का। लेंस के बारे में तो आप सभी जानते हैं, लेकिन सेंसर के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे सेंसर का मतलब है ये वो सरफेस है जिस पर पिक्चर बनती है, या हम आम भाषा में से कैमरे का पर्दा भी कहते हैं। फील्ड ऑफ व्यू का मतलब होता है कैमरे के नजर से जो हमें नजर आता है उस क्षेत्र को हम फील्ड ऑफ व्यू कहते हैं। यानी कि हमारा एनवायरनमेंट तो पूरे रूम का बना हुआ है, लेकिन कैमरा जिस क्षेत्र को देख रहा है उसको हम फील्ड ऑफ व्यू कहते हैं। जैसे कि अगर हम इस कैमरा व्यू में आए तो हमें सिर्फ इतना ही एरिया नजर आ रहा है, तो ये सारा हमारा फील्ड ऑफ व्यू है। उसके नीचे ये जो दिया हुआ है फिल्म गेट। फिल्म गेट का मतलब क्या होता है? फिल्म गेट का मतलब होता है जिस पर्दे पर हमारी फिल्म बन रही है उस पर्दे का साइज क्या होगा। यहाँ पे 35 mm दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि 35 mm का ऐसा हम समझ सकते हैं कि ये बेसिकली एक रेशियो होता है, 3:2। यहाँ पे रेशियो का मतलब अनुपात होता है। और अगर 3:2 जब हम कहते हैं तो इसका मतलब है जो चौड़ाई होगी वो हमेशा 1.5 गुना होगी हाइट के। इसके नीचे फोकल लेंथ दिया है। फोकल लेंथ का सीधा सा मतलब आप ऐसे समझिए, जिस पर्दे पर फिल्म बनती है उस पर्दे से लेंस के सेंटर की दूरी कितनी होगी। यहाँ पर 21 mm लिखा है, इसका मतलब हुआ पर्दे से लेंस के सेंटर हमारा लगभग 21 mm की दूरी पर है। अब 21 mm है, इसे घटाकर हम 15 mm कर देते हैं। अब देख पा रहे हैं कि लेंस काफी एरिया को कवर कर रहा है। अगर हम इसको बढ़ाकर 150 कर दें तो आप देख पा रहे हैं कि कैमरा हमारे बहुत छोटे से एरिया को कवर कर रहा है, क्योंकि लेंस जो है इस समय पर्दे से लगभग 150 mm की दूरी पर है। तो इस प्रकार से ये फोकल लेंथ काम करता है। जूम फैक्टर। जूम फैक्टर का मतलब तो सिंपल सा आप जानते हैं, किसी भी चीज को जूम करना। अब हम इस एरिया को जूम करके देखते हैं। अभी यहाँ पे एक अमाउंट भरा हुआ है, इसको 5 कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये जूम हो गया है। इसके नीचे एपर्चर का ऑप्शन दिया है। एपर्चर का मतलब होता है कैमरे के अंदर जाने वाली रोशनी को कंट्रोल करना। इसे 3 माध्यम से हम कंट्रोल कर सकते हैं, आईएसओ, एफ नंबर और शटर स्पीड। इनको मैं डिटेल में अभी आपको बताता हूँ। आईएसओ का मतलब होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। इसे हम हिंदी में कहते हैं अंतरराष्ट्रीय मानक संगठन। इसका मतलब होता है कि जो सरफेस होता है जिसपे हमारी पिक्चर बनती है उस सरफेस पर बाहर से आने वाली रोशनी के लिए ये सरफेस कितना संवेदनशील होगा। उस संवेदनशीलता को नापते हैं हम आईएसओ से। इसका मतलब यह है कि बाहर से आने वाली रोशनी के प्रति अगर हमारा सरफेस ज्यादा सेंसिटिव है तो हमारी इमेज बर्न करेगी। अगर हम फाइनल रेंडर देखते हैं और उसमें हमें लगता है कि हमारी इमेज बर्न कर रही है, तो हम आईएसओ से उसे कंट्रोल करके अगले रेंडर में उसको ठीक कर सकते हैं। इसके बाद है एफ नंबर। एफ नंबर कैमरे के अंदर जाने वाली रोशनी को कंट्रोल करता है। हमारे पास दो तरीके की सिचुएशन अक्सर होती हैं। एक, या तो बाहर ज्यादा रोशनी होती है, या अगर हम अंधेरे कमरे में शूट कर रहे हैं तो इसका मतलब वहां पे रोशनी कम है।
तो हम एफ नंबर से अंदर जाने वाली रोशनी को घटा या बढ़ा सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। उसके बाद है शटर स्पीड। कैमरे का जो पर्दा होता है जिस पर पिक्चर बनती है उसके आगे एक गेट लगा होता है। वो गेट कितनी देर के लिए खुलेगा वो हम शटर स्पीड से डिसाइड करते हैं। अक्सर ये काम सेकंड के बहुत छोटे से हिस्से में होता है। मान लीजिए हम धूप में शूट कर रहे हैं तो हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि गेट ज्यादा देर तक खुले, क्योंकि ज्यादा देर तक अगर गेट खुलेगा तो रोशनी बहुत ज्यादा अंदर चली जाएगी, इससे हमारी इमेज खराब हो जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन में शटर स्पीड को बढ़ा देते हैं ताकि बहुत कम समय के लिए खुले। और अगर हम अंधेरे कमरे में शूट कर रहे हैं तो हम चाहेंगे कि शटर थोड़ी ज्यादा देर तक खुले ताकि अच्छी तरीके से रोशनी अंदर चली जाए। तो हम ऐसी सिचुएशन में शटर स्पीड को कम कर देते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जब आप शटर स्पीड को कम करते हैं तो जिस दौरान कैमरे का शटर खुला होगा उस दौरान कैमरा हिलना नहीं चाहिए, नहीं तो आपकी इमेज ब्लर हो जाएगी। शटर स्पीड के नीचे हमारा डेप्थ ऑफ फील्ड का ऑप्शन दिया हुआ है। डेप्थ ऑफ फील्ड का मतलब होता है कि हमारी एक इमेज होती है, उसमें हमारा एक सब्जेक्ट होता है। यानी कि हम यदि हम इस इमेज को देखें और हम इस फूल को अपना सब्जेक्ट बना ले तो हम चाहते हैं कि हमारे व्यूअर का फोकस सिर्फ इस पर रहना चाहिए। तो हम डेप्थ ऑफ फील्ड का यूज करेंगे। डेप्थ ऑफ फील्ड का यूज करने से क्या होता है कि जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो इमेज तो हमारी शार्प होती है, उसके आसपास की चीजें धुंधली होती हैं, या उससे पहले की जो चीजें होंगी वो धुंधली होंगी और जो उसके बाद की जो चीजें होंगी वो धुंधली होंगी। तो हमारा सब्जेक्ट साफ दिखने की वजह से क्या होता है कि जो हमारे व्यूअर होते हैं उसका फोकस सिर्फ उसी सब्जेक्ट पे होता है जो हम उसको दिखाना चाहते हैं। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है मोशन ब्लर का। मोशन ब्लर को आप ये समझ लिए, मोशन से तो आप मतलब समझ रहे होंगे मूवमेंट, और ब्लर का मतलब कोई भी इमेज अगर ब्लर हो जाती है। तो कैमरे के दो पार्ट होते हैं, एक तो कैमरा है, एक उसका टारगेट। हमारे सीन में कोई मोशन है या कोई चीज है जो मूव कर रही है, अगर हम अपना टारगेट उस पर लॉक कर दें तो क्या होगा? तो हमारे कैमरे का टारगेट उस मूव करने वाली चीज के साथ साथ घूमेगा। तो हमें क्या लगेगा, जो हमारा सब्जेक्ट है वो तो उस कैमरे के हमेशा सेंटर में रहेगा, उसके आसपास की जो चीज होंगी उसमें मूवमेंट नजर आएगा। दूसरी सिचुएशन क्या होती है, यदि हमारे कैमरे का टारगेट मूव करने वाली चीज पर लॉक नहीं है तो क्या होगा, हमारी सारी चीजें तो स्टिल नजर आएंगी लेकिन कैमरे के आगे से गुजरने वाली वो चीज मूव करती हुई नजर आएगी। तो मोशन ब्लर का मतलब क्या हुआ, यदि आपने सब्जेक्ट पर अपने कैमरे का टारगेट लॉक किया हुआ है तो कैमरा सब्जेक्ट के साथ मूव करेगा, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो तो हमें एकदम क्लियर नजर आएगा। जो उसके आसपास की चीजें वो पीछे की ओर मूव करती नजर आएंगी तो वो क्लियर नजर नहीं होंगी। इसका अगर हम उल्टा कर दें कि हमारा कैमरे का टारगेट तो स्टिल है तो हमारी सारी चीजें तो क्लियर नजर आएंगी लेकिन उसके सामने से जो चीज गुजरेगी वो हमें क्लियर नजर नहीं आएगी, उसके अंदर एक मोशन ब्लर नजर आएगा। ये मोशन ब्लर मूवी के अंदर एकदम लाइफ डाल देता है, एकदम नेचुरल मूवमेंट लगता है। इसके नीचे कलर और एक्सपोजर का ऑप्शन दिया हुआ है, इसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि एक्सपोजर को समझाने के लिए हमें दो इमेजों को कंपेयर करना पड़ेगा, इसलिए हम इसको अगले वीडियो में देखते हैं। दोस्तों पिछले चैप्टर में हमने सेंसर और लेंस, अपर्चर और डेप्थ ऑफ फील्ड और मोशन ब्लर के बारे में जाना था। इस वीडियो में कलर एंड एक्सपोजर के बारे में हम चर्चा करेंगे। जब हम अपने सीन को रेंडर करते हैं उसमें कलर करेक्शन और एक्सपोजर, एक्सपोजर का मतलब होता है ब्राइटनेस और कंट्रास्ट को कंट्रोल करना। इसको ठीक से समझने के लिए हम दो इमेज रेंडर करेंगे और उन दोनों को आपस में कंपेयर करके देखेंगे कि दोनों में क्या फर्क है। रेंडरिंग विंडो खोलने के लिए आप अपने कीबोर्ड का F9 बटन दबा सकते हैं, या ये वाला जो बटन है आप इसको दबा सकते हैं। मैंने रेंडरिंग विंडो ऑलरेडी खोल रखी है, मैं इसको मैक्सिमाइज कर देता हूँ। रेंडर इमेज को आपस में कंपेयर करने के लिए रेंडर इमेज को सेव करना जरूरी है। रेंडर इमेज जब सेव करते हैं तो वो यहाँ पर आ जाती है। ये हिस्ट्री पैनल है, अभी आप देख रहे हैं हिस्ट्री पैनल का कोई भी बटन यहाँ पे अभी एक्टिव नहीं है, इसको हमें एक्टिव करना पड़ेगा सबसे पहले। उसके लिए ऑप्शन में जाइए, सेटिंग में जाइए, सेटिंग में जो हिस्ट्री वाला टैब है इसे एक्टिव कीजिए, उसके अंदर इनेबल्ड है, इसको चेक इन कर दीजिए। चेक इन करने के बाद यूज प्रोजेक्ट पाथ और ऑटो सेव के बटन को चेक कर लीजिएगा, ये भी चेक इन होने चाहिए। उसके बाद इसके बाद इसको यहाँ से सेव कर दीजिए। अब आप देख रहे होंगे हमारे ये सारे बटन यहाँ पर एक्टिव हो गए हैं। अभी फिलहाल हम इस विंडो को मिनिमाइज कर देते हैं। व्हाइट बैलेंस के सामने आपने देखा भी नेचुरल लिखा हुआ है, नेचुरल का मतलब होता है प्योर व्हाइट कलर। ड्रॉप डाउन मेन्यू खोल के देखते हैं इसके अंदर और क्या क्या ऑप्शन है। नेचुरल के नीचे डे लाइट दिया हुआ है, डे लाइट लगभग स्काई ब्लू कलर है। उसके बाद D75, D65, D55 और D50। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जितना हम नीचे की तरफ जाएंगे
कलर उतना ही वार्म होता चला जाएगा। D75 को देखते हैं हम अभी, हल्का सा वार्म हो गया। अगर हम D50 को देखें तो ये और ज्यादा वार्म हो गया। चलो नेचुरल कलर को सिलेक्ट करके जरा हम एक रेंडर निकालते हैं। रेंडर होने के बाद ये इमेज यहाँ पे सेव हो गई है। इस इमेज को लगभग 3 मिनट 28 सेकंड लगे रेंडर होने में। अब एक डिफरेंट रेंडर और निकालते हैं। पिछली बार हमने नेचुरल को सिलेक्ट किया था, इस बार हम D50 को सिलेक्ट करते हैं। अब एक कस्टम कलर के साथ एक रेंडर और निकाल लेते हैं, फिर इन तीनों को आपस में कंपेयर करके देखेंगे। अब हमारी तीनों इमेज रेंडर हो गई हैं। इनको आपस में कंपेयर करने के लिए इस बटन को एक्टिव करना पड़ेगा। उसके बाद हमें पहली इमेज को सिलेक्ट करना पड़ेगा, इमेज ए पर हम इसे रखेंगे। उसके बाद दूसरी इमेज को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब इन दोनों को आपस में कंपेयर करने के लिए आप इधर देख सकते हैं, काफी फर्क नजर आ रहा है। अगर हम राइट साइड का देखें तो काफी लाइट है, और यहाँ पे वार्म लाइट नजर आ रही है। अब थर्ड इमेज को हम फर्स्ट इमेज के साथ कंपेयर करके देखते हैं। उसके लिए हम इसे सिलेक्ट करेंगे। ये देखिए दोनों में कितना फर्क है। तो इस प्रकार से हम अपने सीन के कलर टोन सेट कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि आप अपने सीन को नेचुरल ही रखें, क्योंकि रेंडरिंग के बाद तो दूसरे सॉफ्टवेयर में कलर ट्रीटमेंट दी जाती है। यदि हम 3D मूवी रेंडर कर रहे हैं तो वो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में जाने के बाद भी कलर करेक्शन तो उस पर करते ही है। इसलिए कोशिश यही होनी चाहिए कि वाइट बैलेंस जो है नेचुरल पर रहना चाहिए, या ज्यादा से ज्यादा हम इसके अंदर जो बाई डिफॉल्ट जो हमें ऑप्शन दिए हुए हैं उनको सिलेक्ट कर लें। इसके अलावा यदि आपको रूम के टेम्परेचर का पता हो तो आप यहाँ से रूम टेम्परेचर को सिलेक्ट कीजिए और मैनुअली इसमें अमाउंट भर दीजिए जितना केल्विन आपको चाहिए। पिछले कुछ चैप्टर में वीरे फिजिकल कैमरा को कंट्रोल करने वाले टूल के कॉन्सेप्ट को हमने जाना। इस वीडियो में हम उन्हीं टूल को प्रैक्टिकल करके देखेंगे आखिर ये काम कैसे करते हैं। सबसे पहले हम कैमरे को सिलेक्ट कर लेते हैं, मॉडिफायर लिस्ट खोल लेते हैं। इस सीन में हमारी अभी एक भी लाइट सोर्स नहीं लगा हुआ है। अगर जब हमारे पास कोई भी लाइट सोर्स नहीं है, अगर हम इसको रेंडर करें तो देखिए क्या होगा। हमारा रेंडर कंप्लीट हो चुका है। क्योंकि हमने कोई भी लाइट सोर्स नहीं लगाया था यहाँ पर, तो इस रेंडर में कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। चलिए इस विंडो को कैंसिल कर देते हैं। वैसे तो वीरे लाइटिंग के बारे में आने वाले चैप्टरों में विस्तार से बताया जाएगा, लेकिन इस सीन में लाइट सोर्स के लिए हम वीरे डोम लाइट का यूज करेंगे। उसके लिए क्रिएट पैनल में जो लाइट का टैब है,
इस लिस्ट में से वीरे को सिलेक्ट कीजिए। यहाँ से वीरे लाइट को सिलेक्ट कीजिए। जनरल के अंदर टाइप में प्लेन की जगह आप यहाँ पर डोम को सिलेक्ट कीजिए। टॉप व्यू में जाइए, बाहर कहीं पे भी क्लिक करके लाइट को क्रिएट कर दीजिए। अभी हम लाइट के किसी भी पैरामीटर को सेट नहीं करेंगे। कैमरा व्यू में जाइए, अभी सीन को रेंडर करके देखते हैं। हमारा रेंडर कंप्लीट हो चुका है। जैसे कि आपने पिछले रेंडर को देखा तो यहाँ पे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, लेकिन डोम लाइट लगाते ही हमारा इन्वायरमेंट विजिबल हो गया है। इस विंडो को कैंसिल कर देते हैं। एक बार फिर कैमरे को सिलेक्ट करते हैं। मॉडिफायर में जाकर एक्सपोजर को नन कर देते हैं। टूल में जाकर लाइट को सिलेक्ट करते हैं। वीरे लाइट लिस्टर को खोलकर इसके मल्टीप्लायर को बढ़ा के कर देते हैं हम 7। अब एक बार फिर रेंडर निकालते हैं। हमारा रेंडर कंप्लीट हो गया है। अब इन दोनों इमेज को आपस में कंपेयर करके देखते हैं। आप देख पा रहे हैं दूसरी इमेज पहली इमेज से काफी ब्राइट है, मगर इसकी डिटेलिंग खत्म हो गई है। यदि आप पहले वाले रेंडर में बुक को देखें तो उनसे टेक्स्ट लिखे हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन दूसरे वाले रेंडर में वो टेक्स्ट नजर नहीं आ रहे। अब इस सीन में प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पे हमारे पास लाइट तो पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन हमारी डिटेलिंग खत्म हो गई है। इसको ठीक करने के लिए हमारे पास कई ऑप्शन है। चलिए सबसे पहले इस विंडो को बंद कर देते हैं। कैमरे को सिलेक्ट करते हैं। मॉडिफायर में जाते हैं। जो हमने पहला रेंडर निकाला था उसमें लाइट सोर्स के लिए हमने डोम लाइट का यूज करा था, जिसका मल्टीप्लायर था 1, जब हमने पहला रेंडर निकाला था। तो हमने देखा कि वो रेंडर काफी डार्क है। उसके बाद हमने उसका मल्टीप्लायर बढ़ा के लगभग 7 कर दिया था, और उसके बाद हमने एक्सपोजर जो है नन कर दिया था। उसके बाद हमने रेंडर निकाला था तो काफी ब्राइट आया था, लेकिन उसकी डिटेलिंग चली गई थी, जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं। अब इस बार हम एक और रेंडर निकालते हैं जिसमें एक्सपोजर हम ऑन करेंगे और कोई भी सेटिंग नहीं छेड़ेंगे। अब हम जानते हैं कि हम मल्टीप्लायर हमने बढ़ा के कर दिया था 5, एक्सपोजर हमने अब ऑन कर दिया है। अब देखते हैं एक्सपोजर के साथ जब हमने मल्टीप्लायर भी बढ़ाया है लाइट का, तो किस तरीके का रेंडर आता है, फिर उसको आपस में कंपेयर करेंगे। रेंडर कंप्लीट हो चुका है। जो पुरानी इमेज के साथ अब इसे कंपेयर करके देखते हैं हम यहाँ पे देख पा रहे हैं काफी डिटेलिंग वापस आ गई है। लेकिन हम यहाँ पे एक चीज नोट कर रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा लाइट की कमी है। इसको दूर करने के लिए हम लाइट सोर्स के मल्टीप्लायर को बढ़ाने के अलावा और कुछ कर सकते हैं क्या? चलिए इसके लिए एक्सपोजर के और कंट्रोलर्स को देखते हैं। इसके ऊपर शटर स्पीड दिया है। शटर स्पीड अगर हम बढ़ा दें, शटर बहुत कम देर के लिए खुलेगा और रोशनी कम अंदर जाएगी। यदि हम इसकी शटर स्पीड को घटा दें तो शटर ज्यादा देर के लिए खुलेगा, यानी कि रोशनी अंदर चली जाएगी, तो हमारी ये इमेज ब्राइट हो जाएगी। तो शटर स्पीड इस समय 50 है, इसे घटाकर हम 25 कर देते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा रोशनी अंदर जा सके। अब रेंडर करते हैं। चलिए अब इन दोनों इमेज को आपस में कंपेयर करके देखते हैं। ये हमारा पिछला रेंडर है।
और ये हमारा अभी वाला रेंडर है। आप ब्राइटनेस को इजीली नोटिस कर पा रहे होगे। चलिए इस विंडो को अभी मिनिमाइज कर देते हैं, अगला ऑप्शन देखते हैं। शटर स्पीड को हम वापस 50 पर सेट कर देते हैं। पिछले रेंडर में हमने शटर स्पीड 25 रखी थी। यदि हम उसे और कम करते तो रोशनी कैमरे के अंदर और जाती और हमारी इमेज और ब्राइट हो सकती थी। इस बार हम एफ नंबर को घटाएंगे। 8 से हम इसे घटा के कर देते हैं 4, और देखते हैं हमारा रेंडर कैसे निकलेगा। हम रेंडर पिछले वाले रेंडर से कंपेयर नहीं करेंगे, जो हमने उससे पहले रेंडर निकाला था उससे कंपेयर करके देखेंगे, ताकि हम देख सकें कि शटर स्पीड जब हमने कम करी थी तब क्या फर्क पड़ा था, और एफ नंबर जब हम कम कर रहे हैं तब क्या फर्क पड़ा है। अब हम पहली इमेज के साथ इसको कंपेयर करेंगे। हमें यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ब्राइटनेस तो आ गई है, लेकिन आप ये गमले के नीचे के एरिया को देखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे हमने कुछ डिटेलिंग मिस कर दी है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एफ नंबर को 4 की जगह 6 करते, या हम शटर स्पीड को घटा या बढ़ाकर इसे कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसके अलावा अगला ऑप्शन कौन सा है हमारे पास। इससे अगला ऑप्शन हमारे पास है फिल्म स्पीड या आईएसओ। एफ नंबर को हम वापस 8 पे सेट कर देते हैं। अगला रेंडर हम आईएसओ के अमाउंट को चेंज करने के बाद निकालेंगे। मौजूदा सेटिंग में जो रेंडर था वो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वो रेंडर था जो मौजूदा सेटिंग में था। आईएसओ के अमाउंट को चेंज करने के बाद जो हम रेंडर निकालेंगे उसे हम इसी इमेज के साथ कंपेयर करेंगे। अब हम आईएसओ के अमाउंट को 100 से बढ़ाकर कर देते हैं 300, और इसका रेंडर निकालते हैं। अब इन दोनों इमेज को हम आपस में कंपेयर करते हैं। आईएसओ का अमाउंट बढ़ाने के बाद आप दोनों इमेज में फर्क आराम से देख सकते हैं। एक्सपोजर को ऑन करने के बाद आप शटर स्पीड, एफ नंबर और आईएसओ के अमाउंट को चेंज करके आप अपनी इमेज के एक्सपोजर को कंट्रोल कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, जो नए बच्चे 3D मैक्स सीख रहे हैं उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। याद रखो, आप देश की इकाई हो। यदि आप अपनी स्किल बढ़ाते हो तो देश एक कदम आगे बढ़ जाता है। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि अभी हमारा कैमरा सिलेक्ट है, और मॉडिफायर के अंदर यहाँ पर सारे उसके कंट्रोल नजर आ रहे हैं। सेंसर, लेंस, अपर्चर और एक्सपोजर के बारे में हमने पिछले कुछ चैप्टरों में देखा। पिछले वीडियो में अपर्चर के बारे में डिटेल में बात की थी, और वहां पे हमने जाना था एफ नंबर कैमरे के अंदर जाने वाली रोशनी को कंट्रोल करता है। यानी कि जितने ज्यादा एफ नंबर होंगे अपर्चर का गेट उतना ही छोटा होगा, और जितने कम नंबर होंगे अपर्चर का गेट उतना ही बड़ा होगा। हमने एक रेंडर निकाला था जो काफी डार्क था। उसको ब्राइट करने के लिए हमने एफ नंबर को 8 से घटाकर 4 कर दिया था, ताकि रोशनी अंदर जाए और हमारी इमेज ब्राइट हो जाए। लेकिन इस चैप्टर में हम डेप्थ ऑफ फील्ड के बारे में बात करेंगे। डेप्थ ऑफ फील्ड काफी टेक्निकल वर्ड है। इसको आसान भाषा में समझने के लिए मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ। इस इमेज में देख रहे हैं, ये फूल हमारा सब्जेक्ट है। अब पूरे एनवायरनमेंट में यही क्लियर नजर आ रहा है। इस फूल के बैकग्राउंड में जितना भी एरिया है वो ब्लर है, और इसके फोरग्राउंड में जो भी एरिया है वो भी ब्लर है। इस प्रकार का रेंडर जब हम 3D में निकालते हैं तो उसी के लिए हम डेप्थ ऑफ फील्ड का यूज करते हैं। इस चैप्टर में उसे डिटेल से जानेंगे। चलिए इस इमेज को कैंसिल कर देते हैं।
सबसे पहले तो डेप्थ ऑफ फील्ड को ऑन कीजिए, टॉप व्यू में जाइए, हमारा कैमरा सेलेक्ट है, यहां से लेकर और यहां तक जितनी भी चीजें इस एरिया के बीच में आ रही है वो सब कैमरे के फोकस में है। कैमरे के फोकस एरिया को हम कंट्रोल करते हैं एफ नंबर से। अगर हम इसको घटाएंगे तो कैमरे का फोकस एरिया एकदम घटता चला जाएगा। अब कैमरे का फोकस एरिया केवल इतना रह गया है, इसको और घटा देते हैं और ये जो फूल है हमारा इस तक ले आते हैं। ये सेंटर में ब्लू कलर जो नजर आ रहा है ये हमारे फोकस का सेंटर है। फोकस के सेंटर को फ्लावर के ऊपर शिफ्ट करेंगे। फ्लावर का डिस्टेंस जो कैमरे से है वो हमारा लगभग 220 सेंटीमीटर के आसपास है। तो हम इसको अब इसके ऊपर शिफ्ट करते हैं। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि एकदम फ्लावर के ऊपर हमारा फोकस का सेंटर है। अब वापस कैमरा व्यू में चलते हैं। इसी सेटिंग के साथ एक रेंडर निकालते हैं। इस रेंडर में हम देख पा रहे हैं लगभग ये काफी ज्यादा ब्राइट हो रहा है। आपको याद होगा पिछली वीडियो में हमने लाइट की इंटेंसिटी 1 से बढ़ाकर 7 कर दी थी। फिलहाल इस रेंडर को यहीं कैंसिल करते हैं। लाइट की इंटेंसिटी 7 से घटाकर 1.5 कर देते हैं। और आईएसओ को घटाकर कर देते हैं 50 300 से। अब एक बार फिर रेंडर निकाल के देखते हैं। तो इस रेंडर में हम क्लियर देख पा रहे हैं इस फ्लावर से पीछे की चीजें जो है एकदम धुंधली और ब्लर है और फोरग्राउंड में रखी चीजें भी धुंधली और ब्लर है। एक बार इसे मिनिमाइज कर देते हैं। टॉप व्यू में जाते हैं। इस फ्लावर के ऊपर हमारा सेंटर ऑफ फोकस था। अब इस फ्लावर के साथ इस बुक को भी सेंटर में ले लेते हैं। फिर एक और रेंडर निकाल के देखते हैं। कैमरा व्यू में जाते हैं। फिर इसे एक बार रेंडर और करते हैं। आप देख पा रहे हैं बैकग्राउंड में जो हमारे ऑब्जेक्ट है वो ब्लर है, लेकिन सेलेक्टेड फील्ड के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट थे वो एकदम शार्प और क्लियर है। लेकिन आपने एक बात और नोट की होगी, पुराने रेंडर के मुकाबले वाला रेंडर हमारा काफी डार्क है। वो इसलिए क्योंकि हमने एफ नंबर बढ़ा दिया था। एफ नंबर बढ़ने की वजह से रोशनी कैमरे के अंदर कम गई थी, इस वजह से डार्क हो गया है। इसको करेक्ट करने के लिए हम उसकी ब्राइटनेस को बढ़ाने के लिए हम जो शटर स्पीड है इसको घटा के 25 कर देते हैं 50 से, बल्कि 20 ही कर देते हैं। अब एक बार फिर रेंडर निकालते हैं। तो आपने देखा शटर स्पीड घटाने से हमारी ये वाली इमेज थोड़ी ब्राइट हो गई है। तो डेप्थ ऑफ फील्ड के साथ इन्हीं सभी पैरामीटरों को मैनिपुलेट करके हम अपनी इमेज के ब्राइटनेस को कंट्रोल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, जो नए बच्चे 3D मैक्स सीख रहे हैं उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। याद रखो, आप देश की इकाई हो। अगर आप अपनी स्किल बढ़ाते हो तो देश एक कदम आगे बढ़ जाता है। इस वीडियो में मोशन ब्लर के बारे में बात करेंगे। मोशन ब्लर के बारे में कोई डाउट ना रहे तो उसको इन इमेज से हम समझते हैं। ये दो इमेज हैं। इस इमेज में हम देखते हैं कि कार तो हमारी ब्लर नजर आ रही है लेकिन पास का एनवायरनमेंट एकदम क्लियर है। लेकिन इस वाली फोटो में कार तो एकदम क्लियर नजर आ रही है लेकिन आसपास का एनवायरनमेंट एकदम ब्लर नजर आ रहा है। यदि हम इस पहले फोटोग्राफ्स को देखें तो यहाँ पे कैमरे में कोई मूवमेंट नहीं है, कार के अंदर मूवमेंट है, इसलिए कार ब्लर नजर आ रही है।
लेकिन इस वाले फोटोग्राफ्स में हमारे कैमरे का जो टारगेट है कार के साथ मूव कर रहा है, इसलिए कार तो स्टिल नजर आ रही है और आसपास का एनवायरनमेंट ब्लर, इसी को मोशन ब्लर कहते हैं। वीडियो फिजिकल कैमरा के माध्यम से हम अपने सीन में मोशन ब्लर का इफेक्ट कैसे लाते हैं उसे देखते हैं। सबसे पहले तो कैमरे को सिलेक्ट कीजिए, मॉडिफायर लिस्ट में जाइए, टेबल पर आपको छोटी छोटी सी बॉल नजर आ रही है। ये वाली जो बॉल है इसमें मोशन है, इसको प्ले करके देखते हैं। आप ये देख रहे हैं इसमें मोशन है। मोशन के साथ हम एक रेंडर निकालेंगे। सबसे पहले हम मोशन ब्लर को ऑन कर देते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे शटर स्पीड अभी 20 रखी हुई है। फिलहाल इसी सेटिंग के साथ हम एक रेंडर निकालते हैं। हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि बॉल काफी ज्यादा ब्लर नजर आ रही है, यहां से लेके यहां तक। ऐसा इसलिए जब तक शटर खुला हुआ था तब तक बॉल ने यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस कवर कर लिया था। चलिए शटर स्पीड बढ़ाकर उसके ड्यूरेशन को कम करते हैं। इसकी स्पीड को बढ़ाकर हम 50 कर देते हैं। क्योंकि हमने शटर स्पीड ज्यादा बढ़ाई है तो शटर काफी कम समय के लिए खुलेगा। यदि कम समय के लिए खुलेगा तो कैमरे के सेंसर पर रोशनी कम पहुंच पाएगी। तो इसलिए हम जो हमारे एनवायरनमेंट में हमने जो लाइट लगाई थी उसकी इंटेंसिटी को थोड़ा बढ़ा देते हैं। हम इसे 1.5 से 2.5 कर देते हैं। और अब रेंडर निकालते हैं। चलिए दोनों इमेज को आपस में कंपेयर करते हैं। ये हमारा पहला वाला रेंडर है और ये दूसरा वाला। पहले वाले रेंडर में ब्लर काफी ज्यादा है और दूसरे वाले रेंडर में काफी कम। क्योंकि पहले वाले रेंडर में शटर काफी देर तक खुला था, इसलिए मोशन में ब्लर ज्यादा आया है। और दूसरे वाले रेंडर में हमने शटर स्पीड बढ़ा दी थी तो शटर काफी कम समय के लिए खुला था, तो कम समय पे बॉल ने जितना भी डिस्टेंस कवर करा उतना एरिया हमें ब्लर नजर आ रहा है सिर्फ। उम्मीद है मोशन ब्लर का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और जो नए बच्चे 3D मैक्स सीख रहे हैं उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। याद रखो, आप देश की इकाई हो, यदि आप अपनी स्किल बढ़ाते हो तो देश एक कदम आगे बढ़ जाता है। इस वीडियो में हम पर्सपेक्टिव व्यू के करेक्शन के बारे में बात करेंगे और हमें करेक्शन की जरूरत क्यों पड़ती है। आप ये वाली लाइन देख रहे हैं, ये एकदम स्ट्रेट है, लेकिन जब हम साइड में जाएं तो हमें ये वाली लाइन स्ट्रेट नजर नहीं आएगी, और इस तरफ भी। ऐसा क्यों? इस बात को ठीक से समझने के लिए समान आकार के हम दो ऑब्जेक्ट लेते हैं। एक को रखते हैं पास में और दूसरे को दूर रखते हैं। आप देखेंगे कि दूसरा वाला ऑब्जेक्ट हमें छोटा नजर आ रहा है। ऐसा क्यों? यदि हमारे दिमाग को पता है कि दोनों ऑब्जेक्टों का साइज एक जैसा है, फिर भी उसमें से एक छोटा नजर आ रहा है और एक बड़ा, तो छोटे और बड़े आकार में फर्क करके ही हमारा दिमाग दोनों ऑब्जेक्टों के बीच में दूरी का अनुभव करता है। रियल इन्वायरमेंट, हमारा दिमाग और हमारी आंखें ऐसे ही काम करती हैं। इन्हीं सब जानकारियों को आधार बना के हमारे 3D कैमरा और 3D इन्वायरमेंट का निर्माण किया गया है। लेकिन जब हम एक्सटीरियर और लैंडस्केप का रेंडर निकालते हैं तो देखे गया इस तरीके के डिस्टॉर्टेड रेंडर अच्छे नहीं लगते, या कभी क्लाइंट्स खुद डिमांड करता है कि पर्सपेक्टिव को करेक्ट किया जाए। या हमने देखा गया कभी कभी ऊंची इमारतें इस प्रकार के पर्सपेक्टिव के कारण काफी तिरछी नजर आती हैं, तो उनको करेक्ट करने के लिए हमें अपने पर्सपेक्टिव व्यू को ठीक करना पड़ता है। इन्हीं सब प्रकार के करेक्शन के लिए वीरे फिजिकल कैमरा में ऑप्शन दिया गया है टिल्ट और शिफ्ट का। इसके लिए सबसे पहले हम कैमरे को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे टिल्ट और शिफ्ट का आप ऑप्शन देख पा रहे हैं। यहाँ पर ऑटोमेटिक वर्टिकल टिल्ट का ऑप्शन है, यदि आप इसको क्लिक कर देते हैं तो आपका सीन ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगा। मैं इसको चेक इन करने जा रहा हूँ पर्सपेक्टिव व्यू में। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे क्या फर्क आया है। आपने देखा ये सारी रेखाएं सीधी हो गई हैं। यदि ऑटोमेटिक करेक्शन वो रिजल्ट नहीं दे पा रहा है जो आप चाहते हैं तो आप इसे मैनुअल भी सेट कर सकते हैं। उसके लिए ऑटोमेटिक को अनचेक कीजिए। ये टिल्ट का मैनुअल ऑप्शन है, ये वर्टिकल करेक्शन के लिए। आप इसे वर्टिकल टिल्ट कर सकते हैं, ये हॉरिजेंटल करेक्शन के लिए। इसके नीचे शिफ्ट का बटन दिया हुआ है,
इसके द्वारा आप व्यू को शिफ्ट कर सकते हैं। ये वर्टिकली शिफ्ट है और ये हॉरिजेंटली। इस प्रकार के व्यू को आप देख पा रहे हैं कि ये हमारा ऊपर वाला हिस्सा काफी बड़ा नजर आ रहा है और नीचे वाला हिस्सा छोटा। तो हम कह सकते हैं ये पर्सपेक्टिव करेक्ट नहीं है। इसको हम यहां से करेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने जाना कि किस तरीके से हम पर्सपेक्टिव को अपने करेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, जो नए बच्चे 3D मैक्स सीख रहे हैं उनके साथ इसे जरूर शेयर कीजिएगा। याद रखो, आप देश की इकाई हो। यदि आप अपनी स्किल बढ़ाते हो तो देश एक कदम आगे बढ़ जाता है। कभी कभी क्लाइंट 3D आर्टिस्ट से पैरानॉर्मल व्यू की डिमांड करता है। पैरानॉर्मल व्यू क्या होता है? जिसमें कैमरा हॉरिजेंटली तो 360 डिग्री रेंडर करता है और वर्टिकली 180 डिग्री रेंडर करता है। इसी प्रकार के रेंडर को हम पैरानोमा रेंडर या पैरानोमा व्यू कहते हैं। चलिए इस ट्यूटोरियल में देखते हैं कि इस प्रकार के रेंडर को कैसे निकाला जाता है। इसके लिए आपको F10 दबाकर वीरे रेंडर सेटअप खोलना होगा। ये आइकन है, आप इसके थ्रू भी इसे खोल सकते हैं। इसके अंदर वीरे के अंदर जाइए। यहाँ पे कैमरा सेटअप है, इसको खोलिए। इसमें कैमरा टाइप अभी डिफॉल्ट दिया हुआ है। आप इस ड्रॉप डाउन मेन्यू को खोलिए। इसमें जो नीचे दो ऑप्शन है, एक स्फेरिकल पैरानोमा, दूसरा क्यूब 6x1। क्यूब 6x1 बेसिकली यूज होता है गेमिंग, VR, इन सब चीजों के लिए। लेकिन हम अभी जो रेंडर निकालेंगे वो स्फेरिकल निकालेंगे। चलिए इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। इस विंडो को कैंसिल कर देते हैं। यहां से कैमरे को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे कैमरे की बेसिक सेटिंग देख लेते हैं। ISO इसका हमने 800 सेट कर रखा है। F नंबर 8 पर है और शटर स्पीड लगभग 200 पर है। इससे पहले कि रेंडर निकाले, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो हमारा कैमरा सेलेक्ट होना चाहिए। इस सीन में हमारा कैमरा सेलेक्ट है। रोटेशन पे जाइए, राइट क्लिक कीजिए और एक्स जो है वो होना चाहिए 90 पर। वाई और जेड होना चाहिए 0 पर। इसके अलावा व्यू की जगह यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए गिम्बल। इससे क्या होगा कि हमारे कैमरे का पॉइंट एकदम स्टेबल रहेगा। चलिए इसी सेटिंग के साथ एक रेंडर निकालते हैं। अभी आप देख पा रहे हैं उस प्रकार का रेंडर नहीं है जिस प्रकार का हमें चाहिए। जैसा कि हम इस इमेज में देख पा रहे हैं, स्फेरिकल फ्लैट रेंडर नहीं है। ऐसा क्यों? ये है एक्सपेक्ट रेशियो की वजह से। एक्सपेक्ट रेशियो जो हमें लेना चाहिए था, 2:1 लेना चाहिए था। चलिए देखते हैं एक्सपेक्ट रेशियो को हम कैसे सिलेक्ट करते हैं। रेंडर सेटअप में जाइए। कॉमन के अंदर यहाँ पे नीचे आउटपुट साइज दिया हुआ है। 1:2 रेशियो का मतलब कितनी इसकी विड्थ होगी, उसका आधी ही इसकी हाइट होनी चाहिए। सबसे पहले इसे अनलॉक करते हैं। यहाँ पर हम इसकी विड्थ रखते हैं 2000 और हाइट रखते हैं 1000। और एस्पेक्ट रेशियो जो है हम बढ़ाकर कर देते हैं इसका 2 और इसको लॉक कर देते हैं। अब एक बार फिर रेंडर निकालते हैं। अभी भी हम देख पा रहे हैं उस प्रकार का रिजल्ट नहीं है जैसे कि हमें चाहिए। उसका कारण यह है कि हमने अभी तक इसके लेंस को सेट नहीं किया हुआ है। चलिए उसे ठीक करते हैं। इस विंडो को मिनिमाइज कीजिए। टाइप के नीचे ओवरराइड FOV दिया है, इसे ओके कीजिए। इसमें अमाउंट भरिए 360 डिग्री और वर्टिकल में अमाउंट भरिए 180। चलिए अब रेंडर निकाल के देखते हैं। यह है परफेक्ट स्फेरिकल फ्लैटन व्यू। यही हमें चाहिए था। चलिए इस इमेज को सेव कर लेते हैं। इस इमेज का पैनोरामा व्यू देखने के लिए आप यूटिलिटी में जाइए। यहाँ पे मोर का ऑप्शन है, उस पर क्लिक कीजिए। इसमें से पैनोरामा एक्सपोर्टर को सिलेक्ट कीजिए। व्यूअर में आइए, फाइल पे क्लिक कीजिए
ओपन कीजिए और जो फाइल हमने सेव की है उसको सिलेक्ट कर लीजिए। इस प्रकार से इंटीरियर का पैनोरामा व्यू देख सकते हैं। जब हम कोई 3D फाइल खोलते हैं तो आपने देखो गामा सेटिंग की ये विंडो खुलती है। ये विंडो इसलिए खुलती है क्योंकि जो आपने फाइल खोली है उसकी गामा सेटिंग आपके सिस्टम की गामा सेटिंग अलग अलग है। यदि आप इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके ओके कर देते हो तो सिस्टम फाइल की गामा सेटिंग को अडॉप्ट कर लेगा। यदि गलती से आपने इसको सिलेक्ट करके ओके कर दिया तो ऐसी परिस्थिति में फाइल की जो गामा सेटिंग है वो हमारे सिस्टम की गामा सेटिंग के साथ मैच नहीं करेगी। चलिए ऐसी सेटिंग के साथ जिसमें हमारे सिस्टम की गामा सेटिंग और फाइल की गामा सेटिंग आपस में मैच नहीं कर रही है तो रेंडर कैसा निकलता है, चलिए एक रेंडर निकाल के देखते हैं। आप देख रहे हैं कि फाइल की गामा सेटिंग और सिस्टम की दोनों अलग अलग थी, उसके वजह से इतना ब्राइट रेंडर आया है। चलिए इसको करेक्ट करते हैं। इस फाइल को मिनिमाइज कीजिए, कस्टमाइज में जाइए, प्रिफरेंसेस में जाइए, यहाँ पे गामा यूटिलिटी का टैब दिया हुआ है, इसको क्लिक कीजिए। यहाँ से गामा को इनेबल कीजिए। ये ध्यान रहे यहाँ पे अमाउंट 2.2 ही होना चाहिए और ये दोनों ऑप्शन चेक इन रहने चाहिए। ओके कर दीजिए। अब एक बार फिर रेंडर निकालिए। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि दोनों रेंडर के ब्राइटनेस में कोई ज्यादा खास फर्क नहीं है। चलिए इसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। व्यू में जाइए, नन को सिलेक्ट कीजिए यहाँ से। तो आप देख रहे हैं दोनों में एकदम फर्क नजर आ रहा है। जब भी आप प्रीफरेंसेस में जाकर यहां पर गामा को करेक्ट करते हैं उसके बावजूद भी अगर वैसे रिजल्ट नहीं आते हैं तो आप यहां से जाकर नन या गामा इन दोनों में से किसी एक को स्विच करके देखिएगा, आपका रेंडर करेक्ट हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको ये वीडियो सही लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जो नए बच्चे 3D मैक्स सीख रहे हैं उसके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। याद रखो आप देश की इकाई हो। यदि आप अपनी स्किल बढ़ाते हो तो देश एक कदम आगे बढ़ जाता है।